गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7वीं में विज्ञान विषय में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 में पेज नंबर 27 में आज हमें पढ़ना है रेशों को ऊन में संसाधित करना, यानी रेशों से ऊन किस प्रकार बनता है। तो देखिए, स्वेटर बुनने या शाल बनाने के लिए उपयोग की जाती है ऊन, वह ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद होती है, यानी एक लंबी प्रक्रिया द्वारा बनती है। ऐसा नहीं होता कि भेड़ के बालों को काट करके और सीधे ही ऊन बन जाता है। भेड़ के बालों को काटने से लेकर ऊन बनाने तक की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, कुछ चरणों में होती है। उन चरणों को अब हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें है सबसे पहला चरण, चरण 1। चरण 1 में क्या किया जाता है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यानी भेड़ के बालों को जब काटा जाता है तो भेड़ की ऊपरी त्वचा, पतली त्वचा जो होती है वह भी आ जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है। भेड़ के बालों को उतारने के लिए वैसी मशीन का प्रयोग करते हैं जैसे कि हमारे बालों को काटने के लिए नाई मशीन का प्रयोग करता है। ठीक है, अब सामान्य बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ये जो भेड़ के बाल हैं वे गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं। इससे क्या होता है कि क्योंकि भेड़ के बाल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ठंड से बचाव हो सके। यदि हम ठंड के मौसम में काट लेंगे तो उनके शरीर का ठंड से बचाव नहीं हो पाएगा और वे मृत हो सकते हैं। ठीक, तो वो जीवित रहें इसलिए उनके बालों को गर्मी में ही काटा जाता है। ठीक है, ताकि कुछ समय बाद उनके शरीर में फिर से बाल आ जाए और जब ठंड का मौसम आए तो उन्हें ठंड महसूस ना हो सके। ठीक है, तो इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके, यानी जो बाल काटे जाते हैं उन्हीं रेशों को संसाधित करके धागा बनाया जाता है। ठीक, और ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। यानी जब हम उनके बालों को काटते हैं तो भेड़ को कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिस प्रकार से जब हमारे बाल कटते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार भेड़ के भी जब बाल काटे जाते हैं तो उनको भी उनके शरीर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है कि त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वह अधिकांशतः, वह ज्यादातर मृत कोशिकाओं से बनी होती है। इनसे मृत कोशिकाएं, तो क्योंकि कोशिका वहाँ मृत होती है इसलिए बाल काटने पर दर्द नहीं होता है। ठीक है, भेड़ के और जब बाल, जिस प्रकार हमारे बाल कटने के पश्चात कुछ समय बाद वे फिर से निकल आते हैं, फिर से उग जाते हैं, उसी प्रकार भेड़ के बालों को काट देते हैं तो वे फिर से निकल आते हैं या उग जाते हैं। अब है चरण नंबर 2। अगला चरण 2 में क्या किया जाता है कि त्वचा सहित काटे गए बालों को, यानी त्वचा सहित जो हम बाल निकालते हैं उनको टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। क्या किया जाता है? अच्छी तरह से धोया जाता है। ठीक है, देखिए चित्र जो दिया गया है, चित्र ए, यहाँ चित्र 3.8 को देखिए। 8A में क्या किया है, भेड़ों की ऊन को उतारा गया है। यानी भेड़ों की ऊन को काटने के पश्चात इस प्रकार से होती है, वह इस प्रकार से निकाला जाता है भेड़ों से ऊन। फिर चित्र बी में देखिए, टंकियों में अभिमार्जन। ठीक, यह अभिमार्जन क्या है? इस टंकी में उन बालों को डाला जाता है। तो टंकियों में बालों को डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी चिकनाई, धूल और गर्द वगैरह जो होती है वह निकल जाती है। ठीक, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, यानी अभिमार्जन का जो काम है अब मशीनों द्वारा भी किया जाता है, जैसा कि इसी 3.8 में चित्र सी में दर्शाया गया है, मशीनों द्वारा अभिमार्जन। ठीक, अब है अगला चरण नंबर 3। तो चरण नंबर 3 में क्या किया जाता है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, बालों की छटाई की जाती है। कैसे? जो रोमेल या रोएदार बाल होते हैं उनको कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर गठन वाले बालों को, यानी अच्छे बालों को छांटा जाता है या पृथक कर लिया जाता है, यानी अच्छे बालों को छांट लिया जाता है इस चरण में।
फिर चरण नंबर 4, अगले चरण में क्या किया जाता है, बालों को सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, बालों को सुखाया जाता है। परंतु इससे पहले बालों में से जो छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे होते हैं उनको छांट लिया जाता है। यानी छोटे बाल और बड़े बालों को अलग अलग कर लिया जाता है। और जो छोटे बाल होते हैं वे फर कहलाते हैं। यहाँ बर लिखा हुआ है, वे फर कहलाते हैं, जो जिसे हम सामान्य भाषा में फर कहते हैं। ठीक है, तो वे कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, वे स्वेटर वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं, स्वेटर बनाने में या जैकेट के अंदर इनको प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके पश्चात रेशों का अभिमार्जन करके उन्हें पुनः सुखा लिया जाता है। इन्हें छांटने के बाद जो बड़े बाल होते हैं उन्हें पुनः सुखा लिया जाता है। ठीक, इस प्रकार के उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। यानी इस प्रकार छोटे बालों की जब छटनी कर देते हैं तो जो बड़े रेशे या बड़े बाल बचते हैं वे ही क्या कहलाते हैं, उनसे ही ऊन काटा जाता है, यानी उनसे ही ऊन बनाया जाता है। ठीक, अब है अगला चरण नंबर 5। चरण नंबर 5 है रेशों की विभिन्न रंगाई की जाती है। यानी रेशों की अब इस चरण में रंगाई की जाती है। क्यों रंगाई की जाती है, उनको रंगा की जाता है। तो उनके रंगने का कारण यह है कि भेड़ या बकरी की जो सामान्य ऊन होती है वह काली, भूरी या सफेद होती है। ठीक, तो उसको और अन्य रंगों में बदलने के लिए उनको रंगा जाता है। ठीक, अब है अगला चरण नंबर 6। चरण नंबर 6 अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रीलिंग। इसमें क्या होता है, रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। यानी वो रेशे उलझे होते हैं तो पहले उन्हें सुलझाया जाता है। सुलझाने के पश्चात लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। तो उनको पहले से लपेटा जाता है और धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। यानी बड़े जो ऊन होते हैं, बड़े रेशे होते हैं, उनसे धागे बना लिए जाते हैं और छोटे जो होते हैं उनको काटकर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेशों को ऊन में किस प्रकार से संसाधित किया जाता है। संसाधित यानी रेशों से ऊन को बनाना। तो यह प्रक्रिया आज हमने देखी। फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए होमवर्क है पेज नंबर 29 में। यहाँ दिया है व्यावसायिक संकट, नीले रंग में दिया हुआ है, थोड़ा सा पैराग्राफ, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।